ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोने में छिपा हुआ यह वो स्थान है जहां समय रुक जाता है और प्रकाश दम तोड़ देता है। इसे कहते हैं ब्लैक होल। अंतरिक्ष का सबसे भयावह और रहस्यमय तत्व। यह कभी एक तारा था, शक्तिशाली और प्रचंड तारा, लेकिन अब यह अपने ही भार से ढह गया है। तब जन्म हुआ इस अनोखे राक्षस का। यह न तो कुछ बनाता है और न ही कुछ बचाता है, केवल निगलता है। यहां भौतिकी के सभी नियम टूट जाते हैं। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। यह एक सिंगुलैरिटी है, असीम घनत्व और अनंत गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ब्लैक होल यह केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि यह एक चुनौती है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के सामने हमारा अस्तित्व कितना क्षुद्र है। यह सृष्टि के आरंभ और अंत का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी पृथ्वी से हजारों मील दूर आसमान में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर आप प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसको क्रॉस करके एक मल्टीवर्स या फिर दूसरे यूनिवर्स में भी जाया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा वाकई होता है या फिर यह हमारी इमेजिनेशन है? आखिर यह पॉइंट है क्या? क्या आज तक कोई इसके अंदर गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। आखिर यह ब्लैक होल होता क्या है और यह कैसे क्रिएट होते हैं? वैज्ञानिकों ने इन पर क्या रिसर्च की है बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा यह वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आपका स्वागत करता हूं गैलेक्सी के रहस्य यूट्यूब चैनल पर। ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए आखिर हमें ब्लैक होल के बारे में कैसे पता चला। वे कौन से साइंटिस्ट थे जिनसे हमें सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिली? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है 1915 से, जब जर्मनी और रूस की आर्मी के बीच डेंजरस यानी कि भयानक युद्ध चल रहा था। तब श्वार्ज़शील्ड जो उस समय जर्मनी के फेमस साइकेट्रिस्ट थे, जर्मनी को जिताने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। वे जर्मन आर्मी के लिए वेपन्स लॉन्च करने की सही ट्रेजेक्टरी की कैलकुलेशंस कर रहे थे ताकि वे रूस के अधिक से अधिक आर्मी बेस और टैंक्स को डिवास्टेटेड कर सकें। एक तरफ तो जर्मन साइंटिस्ट का पूरा ध्यान अपने देश को रूस के इस अटैक से बचाने पर था, तभी दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हुई। दरअसल 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसने अचानक दुनिया का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस थ्योरी के आने से यह क्लियर हुआ कि सेलेस्टियल बॉडीज को ग्रेविटी कहां से मिलती है। आइंस्टाइन की यह इक्वेशन ग्रेविटी के काम करने के तरीके को बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रेजेंट की गई एक भौतिक थ्योरी है, यानी एक फिजिक्स की थ्योरी है, जो कहती है स्पीड, टाइम और मैटर का मेजरमेंट ऑब्जर्वर की सिचुएशन और मोशन पर डिपेंड करता है। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी केवल यूनिवर्स के स्पेस टाइम में हैवी ऑब्जेक्ट्स द्वारा डेवलप किए गए डिस्टॉर्टेड कार्वेचर के कारण होती है, जिसकी तरफ दूसरी भारी वस्तुएं अट्रैक्ट होती हैं। इसी स्पेस टाइम के कारण लाइट भी बैंड होने लगती है और यहां तक कि इन हैवी ऑब्जेक्ट्स के आसपास टाइम भी धीमा चलने लगता है। हालांकि आइंस्टाइन की इस जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में कुछ इश्यूज थे। कुछ जगहों पर तो यह इक्वेशन काम कर रही थी, लेकिन कई जगह पर यह बिल्कुल फेल हो गई। इस दौरान जर्मन फिजिसिस्ट श्वार्ज़शील्ड का ध्यान भी आइंस्टाइन की इस थ्योरी पर गया। इस थ्योरी का पेपर पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि शायद वे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दिया और आखिरकार एक रिजल्ट पर पहुंचे। उन्होंने एक ऐसे स्टेबल यूनिवर्स की इमेजिनेशन की जिसके बीच में एक बिना इलेक्ट्रिक चार्ज और बिना रोटेशन वाला ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया है, लेकिन एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद यह स्पेस टाइम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ऐसे में यदि आप इस स्पेस टाइम से होकर गुजरते हैं
तो आप पर किसी भी तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट द्वारा जनरेटेड स्पेस टाइम कार्वेचर वाले एरिया में एंटर करते हैं, आप धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। श्वार्ज़शील्ड ने इस अट्रैक्शन की एक्यूरेट कैलकुलेशन की थी। श्वार्ज़शील्ड की इस थ्योरी को जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के सॉल्यूशंस और श्वार्ज़शील्ड मैट्रिक के नाम से पब्लिश किया गया। लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट ने इस नई रिलेटिविटी थ्योरी को देखा तो उन्हें इसमें भी कुछ प्रॉब्लम मिली। जैसे कि हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शून्य मानते हैं तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है, यानी इस सिचुएशन में यह इक्वेशन भी ब्रेक हो जाती है और इसका रिजल्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स के रूल को ब्रेक करते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी का मीनिंग होता है एक ऐसा पॉइंट और स्टेट जहां पर जनरल रूल्स काम नहीं करते। श्वार्ज़शील्ड की इस नई थ्योरी के ब्रेक होने के दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला ये कि यह इक्वेशन ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने में पूरी तरह फेल हो चुकी है, या फिर यूनिवर्स में एक ऐसा मास है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइटली पावरफुल हो जाता है। इसी रेफरेंस में साइंस ने सिंगुलैरिटी की थ्योरी को भी मेंशन किया था। दूसरे साइंटिस्ट का यह कहना था कि यूनिवर्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट और पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट हो। लेकिन किसी भी तारे के कॉन्ट्रैक्शंस या टुकड़ों में टूटने की एक लिमिट होती है। जब तारे अपनी यंग एज में होते हैं तब उन पर लगने वाला ग्रेविटी का अंदर की ओर फोर्स उनके सेंटर में हो रहे फ्यूजन रिएक्शन के कारण बैलेंस रहता है। लेकिन तारे के मरने के बाद ग्रेविटी का अंदर की ओर फोर्स अधिक हावी हो जाता है, क्योंकि इस समय तक तारे का फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, इसका ईंधन खत्म हो चुका होता है, जिससे तारा अपनी मौजूदा मास के साथ एक पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसे पूरी तरह से संकुचित होने से रोकने का काम न्यूक्लियर फोर्स करता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को उनकी एडवर्स चार्ज की वजह से एक दूसरे से दूर रखती है। यह न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच एक दूरी बनाए रखती है, जिससे तारा पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता। लेकिन एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच कॉन्ट्रैक्शन के कारण दूरी कम होती जाती है और इसका आकार भी बहुत कम हो जाता है, जिससे बहुत अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स वाले स्टार बनते हैं। यह स्टडी व्हाइट ड्वार्फ यानी कि सीरियस बी पर किया गया था। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या कोई तारा व्हाइट ड्वार्फ से भी अधिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? इसका सॉल्यूशन इंडियन फिजिसिस्ट एस चंद्रशेखर ने 1930 में दिया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने तारे के कॉन्ट्रैक्शंस की लिमिट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और पाया गया कि एक फिक्स्ड मास के बाद ग्रेविटी इतनी अधिक हो जाती है कि वह न्यूक्लियर फोर्स को भी हरा सकती है, यहां तक कि व्हाइट ड्वार्फ को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इस मैक्सिमम मास लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट का नाम दिया गया है। चंद्रशेखर लिमिट के अनुसार अगर किसी तारे का मास इस लिमिट से अधिक होता है तो तारे के अंदर फ्यूजन प्रोसेस खत्म होने पर अंदर की ओर ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तारे के एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज फोर्स को पार कर आपस में जुड़ जाएंगे। इस सिचुएशन में फ्यूजन करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। यह प्रेडिक्शन न्यूट्रॉन स्टार के रेफरेंस में की गई थी, लेकिन उस समय कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहा था कि कोई तारा इतना संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है कि वह सिंगुलैरिटी को फॉलो करे, यानी कि ब्लैक होल का कंस्ट्रक्शन हो जाए। श्वार्ज़चाइल्ड की इस थ्योरी का जवाब हमें वर्ल्ड वॉर 2 के समय मिला। जब एक और दुनिया में जंग चल रही थी, वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट अपनी इस थ्योरी पर रिसर्च कर रहे थे। इनमें से एक साइंटिस्ट ओपेनहाइमर भी थे, जिन्होंने न्यूक्लियर बम जैसे वेपन को दुनिया में प्रेजेंट किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर ब्लैक होल सिंगुलैरिटी पर एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन स्टार के मास की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। इस लिमिट को पार करने पर न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला फोर्स तारे को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकती, जिसका रिजल्ट यह होता है कि एक सिंगुलैरिटी बनती है जिसमें स्पेस टाइम बहुत तेजी से फ्लो करता है। और इस सिंगुलैरिटी की सिचुएशन में फिजिक्स के नियम पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इस सिचुएशन में न तो समय काम करता है और न ही स्थान। ओपेनहाइमर और दूसरे साइंटिस्ट ने सिंगुलैरिटी को लेकर नई थियरी दी,
लेकिन आइंस्टाइन इस थ्योरी को करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने पेपर्स को ध्यान से पढ़ा और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब सिंगुलैरिटी पर समय रुक जाता है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट एंटर ही नहीं कर सकता। यानी कि या तो हम इसे सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं या फिर ब्लैक होल जैसी कोई चीज इस यूनिवर्स में मौजूद ही नहीं है। ओपेनहाइमर को भी आइंस्टाइन की यह बात काफी हद तक सही लगी और उन्होंने इस पर एक सॉल्यूशन निकाला। ओपेनहाइमर ने बताया कि सिंगुलैरिटी में पहुंचने से पहले किसी वस्तु को श्वार्ज़चाइल्ड प्रेडिक्शन के तहत इवेंट होराइजन को पार करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें टाइम की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इसे मौजूद फोटॉन्स भी दूसरे ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए यहां पर समय रुक जाता है, जबकि जो बाहर वाले ऑब्जर्वर हैं वो समय के रुकने को नोटिस नहीं कर पाते और लगातार सिंगुलैरिटी की ओर अट्रैक्ट होते रहते हैं। इस थ्योरी को समझते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि ओपेनहाइमर समय के बारे में बात कर रहे हैं, न कि ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि वह इसके आसपास मौजूद किसी भी वस्तु को टूटने के लिए मजबूर कर देती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जब हम स्पेस टाइम के पर्सपेक्टिव से 45 डिग्री की तेज गति से यात्रा कर रही लाइट को एक रेखा के रूप में खींचते हैं तो हमें स्पेस टाइम में दो वेरियस फील्ड मिलते हैं। जब हम यूनिवर्स से ब्लैक होल में एंटर करते हैं तब हमारे पास केवल एक ही रास्ता होता है और वह है सिंगुलैरिटी में जाना, यानी कि शून्य में विलीन हो जाना। लेकिन 1963 में पेनरोज नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्लैक होल के अपोजिट एक और रीजन है जिसकी नेचर ब्लैक होल से बिल्कुल अपोजिट है। इस नए रीजन को व्हाइट होल का नाम दिया गया। इसके अनुसार अगर आप श्वार्ज़चाइल्ड के ब्लैक होल में गिरते हैं तो व्हाइट होल में जाकर निकलेंगे, लेकिन व्हाइट होल में जाने के बाद सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि ब्लैक होल की तरह आप इसमें कैद नहीं रहेंगे, बल्कि यह आपको यूनिवर्स में कहीं बाहर फेंक देगा। मगर यहां से निकलने के बाद आप कौन से हिस्से या टाइम लाइन में पहुंचेंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही कोई इसकी कल्पना कर सकता है। अब वापस आते हैं ब्लैक होल पर। अभी तक हम जिन ब्लैक होल्स की बात कर रहे हैं वो श्वार्ज़चाइल्ड के मैथमेटिकल सॉल्यूशन वाले ब्लैक होल्स हैं, यानी कि इनमें न तो कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है और न ही एक्सिस रोटेशन। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में छोटे से छोटे एस्ट्रॉइड, चंद्रमा, ग्रह, तारा, यहां तक कि गैलेक्सियां और क्लस्टर भी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। यह एक लॉजिकल क्वेश्चन था जिस पर 1960 में काफी सवाल उठाए गए। अल्टीमेटली 1963 में रॉय केर नामक एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशन में चेंज करके हमें बताया कि ब्लैक होल्स घूमते हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स की रोटेशन फील्ड में कई स्पेस होते हैं, जिसमें पहले स्पेस का नाम है एर्गोस्फीयर। इस क्षेत्र में स्पेस टाइम की मोशन लाइट की मोशन से अधिक होती है, जिसका मतलब यह हुआ कि आप यहां से वापस यूनिवर्स में बाहर आ सकते हैं। यदि आप इसे पार कर जाते हैं तो आप ब्लैक होल के आउटर होराइजन में पहुंच जाते हैं, जो कि ब्लैक होल का नो रिटर्न जोन है, जहां से वापस नहीं आ जा सकता। रॉय केर के अनुसार ब्लैक होल के अंदरूनी होराइजन में एक हिस्सा है जहां पर स्पेस टाइम टूट जाता है। वहां न तो टाइम का फ्लो होता है और न ही कोई ऐसी पावर होती है जो हमें सिंगुलैरिटी की ओर अट्रैक्ट करे, लेकिन वहां एक रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो ब्लैक होल की रोटेशन करने वाली एक्सिस के रूप में होती है। इस थ्योरी को मोस्टली साइंटिस्ट मानते हैं और उनका कहना है यदि आप इस रिंग जैसी स्ट्रक्चर को पार कर लेते हैं तो आप एक व्हाइट होल में पहुंच जाएंगे जो आपको किसी दूसरे ब्रह्मांड में फेंक देगा। अब रॉय केर की यह थ्योरी सही या गलत है यह जानने के लिए हमें ब्रह्मांड में मौजूद किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर कूदना होगा और उसके बाद भी ब्लैक होल की यह रियलिटी हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर हम पृथ्वी की ओर से आने वाले सिग्नल को तो सुन सकते हैं लेकिन अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं भेज सकते। और ब्लैक होल में आप सीधे ही एंटर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक होल में जो भी चीज एंटर करती है उसी ब्लैक होल इतने टुकड़ों में तोड़ देता है कि धूल के कण भी उसके सामने बड़े नजर आते हैं। अर्थात हम किसी को नहीं बता सकते कि ब्लैक होल के अंदर हमने क्या देखा और वहां पर कोई दूसरी दुनिया है या नहीं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई ब्लैक होल के पार कोई दूसरा ब्रह्मांड है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।